पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है। अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है और वो है पाकिस्तान। ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहां तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं। ईरान ये लड़ाई जीत गया है और जो अमेरिका है उसके पास कोई और चारा नहीं था कि एक ताकत पूरी दुनिया पे राज करे। वो जो है वेस्ट एशिया में ईरान से हार गई है। ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाने देंगे। इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। सबसे पहले प्रवीण साहनी जी, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ उसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो मैंने नहीं देखा वो आपने क्या देखा वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब ये दोनों साइड्स गई हैं, दोनों साइड्स इस लड़ाई को खत्म करना चाहती हैं। ईरान चाहती है पीस, ईरान लड़ाई जीत चुका है। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई हार चुके हैं और उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहां पर ड्रामा हुआ या नाटकबाजी जो आपने बयान किया हुआ, उसका एंड नतीजा ये निकला है कि जो हाई लेवल कमेटी है फ्यूचर टॉक्स के लिए वो बन गई है। हाई लेवल कमेटी में होंगे खालिबाफ, अरागची, जेडी वांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। तो ये तो हाई लेवल वो जो कमेटी है वो बन गई है। उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स और बन गए हैं। एक है जो कि सैंक्शंस को देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा ईरान की, और एक जो है जो एमओयू साइन हुआ है उसको मॉनिटर करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। ईरान ये लड़ाई जीत गया है और जो अमेरिका है उसके पास कोई और चारा नहीं था। ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना ईरान को मारेंगे, इतना हिट करेंगे, हार्डर देन एवर बिफोर, जितना पहले कभी ईरान को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला नहीं किया, इतना हम करेंगे। अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। इशाक दार हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। अभी इसमें बातचीत नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है सैंक्शंस का, सैंक्शंस जैसे ही उठेंगे, जो उठने हैं, बात हो रही है ऑलरेडी कि पहली ट्रांच $6 बिलियन की मिलेगी, जो कि कतारी बैंक में ईरान के एसेट्स फ्रोजन पड़े हैं। जो हुआ है वेस्ट एशिया में, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो ताकत अमेरिका जिसने कोल्ड वॉर जीती, यूनिपोलर वर्ल्ड में रहे, एक अकेली ताकत रही पूरी दुनिया में, जो आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि एक ताकत पूरी दुनिया पे राज करे।
वो जो है वेस्ट एशिया में ईरान से हार गई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, भारत देश की फॉरेन पॉलिसी बदलेगी? क्या भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति भी जो पॉलिसी है, क्या वो बदलेगी? इससे पहले कि इन बड़े-बड़े सवालों पर मैं आऊँ और आपसे चर्चा भी करूँ, मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, पहले वो गए ओमान और उसके बाद वो गए हैं पाकिस्तान। साथ-साथ वहाँ के ईरानियन जो राष्ट्रपति हैं, वो भी गए हुए हैं पाकिस्तान। इसका क्या ताल्लुक इसी जो टॉक्स अभी चल रही हैं उसी से है या कुछ अलग बात है? किस तरह की ये जुगलबंदी हो रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये 2 बातें हैं। पहले हमने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर अरागची है और खलीबाफ हैं, जो उनके टॉप लीडर हैं, जो पार्लियामेंट स्पीकर भी हैं, ये दोनों गए थे ओमान। ओमान की टॉप लीडरशिप से मिले हैं। उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने ईरान ने ओमान के साथ मिलकर एक बनाई है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। तो 60 दिन के बाद जब फाइनल डील साइन होती है, अगर होती है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिलके इसको हम मॉनिटर करेंगे। जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है, ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए। जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख-रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आईआरजीसी नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइन्स भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी यहाँ काम करने। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर। और उधर ओमान से अरागची और खाली अरागची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अरागची जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अरागची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है। उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। 4 बड़ी-बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है। अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहाँ तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो हैं ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहाँ गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अरागची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, मिलिट्री इश्यूज़ पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है।
पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। क्या पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि जो भी, यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नज़दीक है, ईरान से भी नज़दीक है, अमेरिका से भी नज़दीक है, इन सब से लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहाँ गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए काम कर दिया और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता। कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो रीजनल सोल्यूशन निकालें रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है। और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाने देंगे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया, वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी, वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं, हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं।
तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। वी हैव मिस द बस। जो हमारे पास एक मौका था वो हम गंवा चुके हैं, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। हम जंग से, जब ये शुरू हुई पहला अटैक फरवरी के महीने में, उससे कुछ घंटे पहले ही हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी वो इज़राइल गए थे और वहाँ की संसद में जाकर उन्होंने इज़राइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, मदरलैंड फादरलैंड वाला वो स्टेटमेंट भूला नहीं जा सकता। इसका मतलब पहले ही उन्होंने साइड ले ली। देखिए, ऐसा है कि 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री इज़राइल में थे और उन्होंने वही सब बातें बोली जो आप बता रही हैं मुझे। अच्छा, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नज़र में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी हो। नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं मैंने किया, नहीं किया। हाँ, तो देखिए ना, फिर आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल के हिंदुस्तान में है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण, इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। और शुरुआत, अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सॉल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सॉल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है, पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल आज जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि जेडी, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ।